स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम एक नया चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन 12th माना जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर से पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक, आपको क्या 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 चीज़ें आनी चाहिए। तो आपके पास जो कंपनी वाली बैलेंस शीट है वो आपको याद होनी चाहिए, और कंपनी वाला जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है वो आपको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये दो चीज़ें अगर आपको आती हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक बात बताइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी? कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश का फ्लो, है ना। अब कैश का फ्लो मतलब कैश दो तरीके से फ्लो हो सकता है। एक इनफ्लो हो सकता है और एक आउटफ्लो हो सकता है। तो बचपन में हमने क्या बनाई थी? एक बैलेंस शीट बनाई थी, याद है? बैलेंस शीट बनाई थी और उसके साथ साथ एक कैश बुक बनाई थी उससे पहले। कैश बुक में हम क्या करते थे बेटा? पैसा आता था तो प्लस करते थे, पैसा जाता था तो माइनस करते थे। सेम वही काम करना है, सेम वही काम है, कोई और कुछ है ही नहीं अलग। ठीक है। और जो हमने पूरी की पूरी बिजनेस है, उस पूरे बिजनेस को हमने तीन एक्टिविटीज़ में डिवाइड करा है बेटा। तीन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है सर? वो सबसे पहली एक्टिविटीज़ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दूसरी एक्टिविटीज़ आ जाती है हमारे सामने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और थर्ड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। ये तीन तरीके की एक्टिविटीज़ को में हमने अपने पूरे के पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को डिफाइन करा है या फिर सेग्रीगेट करा है, सेपरेट करा है। ठीक है। अब इन एक्टिविटीज़ में स्पेसिफिकली क्या क्या होता है वो समझ लो। बहुत बेसिक सा ओवरव्यू टाइप का मैं दे रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग में क्या होता है? ऑपरेटिंग में हमारी सारी की सारी जो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, डे टू डे बिजनेस, वो सारे जो आइटम्स होते हैं वो सारे कहाँ पर आते हैं? वो आते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग में क्या आता है बेटा? हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट मेड बाय अस, इन्वेस्टमेंट डन बाय द कंपनी, और उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे वो यहाँ इस एक्टिविटीज़ में आएंगे। फाइनेंसिंग में क्या आते हैं कि भाई सोर्स ऑफ फंड्स, ये आपने बिजनेस में भी एक पढ़ा होगा, वहाँ पे एक टॉपिक था सोर्स ऑफ फंड्स करके। आप खुद सोच के बताओ सोर्स ऑफ फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आ जाएगा, जहाँ से हम पैसा, जहाँ जहाँ जिन जिन सोर्सेज से हमें पैसा आ रहा है, या उन उन सोर्सेज की वजह से हमें कुछ पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन ले लिया हमने किसी बैंक से, या फिर उनके बदले हमें डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी? फाइनेंसिंग में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा सर? इन्वेस्टिंग में आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट बोले तो कि भाई हमने कोई मशीन परचेज करी, बेच दी, कोई लैंड बिल्डिंग थी उसको बेच दिया, परचेज कर लिया, उसके ऊपर डेप्रिशन लग रहा है, लेकिन वो डेप्रिशन बेसिकली वो ऑपरेटिंग में आता है, वो इन्वेस्टिंग में नहीं आता। अच्छा, और इन्वेस्टिंग में और क्या आएगा? जैसे हमने कोई लैंड परचेज कर रखा है, उस पर हमें क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है बेटा, रेंट। ठीक है। या फिर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और वहां पर से हमें क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग में आएंगी। ऑपरेटिंग में हमने सेल करा, सेल करने के अलावा हमने क्या करा? हमने सैलरीज पे करा, हमारे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, उनको कंसिडर करने के बाद जो सारा फ्लो पता चलता है हमें, वो क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग और इसी तरीके से फाइनेंसिंग। ठीक है। अब सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? ये इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो या इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है सर? कैश का मतलब तो सभी को पता है। कैश का मतलब कैश इन हैंड या फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। ठीक है ना। बेसिकली ऐसा पैसा जो हमारे हाथ में है, हमारे पास है। ठीक है। लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, कैश इक्विवेलेंट्स में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं ऐसी? सो सबसे पहले, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल। क्या लिखा हुआ है? रेडिली कन्वर्टेबल इनटू इनटू अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है। एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ऐसी चीज़ जो कि रिस्क फ्री होती है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना। अब जैसा कि आपने डिस्कशन करा, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है अभी डिस्कशन के लिए, वो क्या कि भाई हम जो ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखा है, ये कहाँ पे दे रखा है बेटा? ये दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में।
ठीक है ना, ये चीज़ को आप याद रखेंगे, कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू पर्पसेस से इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और AS3 भी कौन सा है, रिवाइज्ड वाला है। ठीक है ना, द चेंजेस रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अराइजेस ऑन 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज है, एक ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 एक्टिविटीज, अब इन 3 एक्टिविटीज में मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आपको 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर ये 2 चीज़ें आती हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। क्या हो जाएगा, सबसे पहले सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होंगे, जैसे बेसिकली हमारा डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो हार्ड कोर बिजनेस है, एकदम जो कोर बिजनेस है हमारा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी कहाँ पर आएंगी, ऑपरेटिंग में आएंगी। इट अराइजेस फ्रॉम प्रिंसिपल और रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज दैट डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस। इन्वेस्टिंग में क्या बोला गया, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म बोला है बेटा, लॉन्ग टर्म को एक और नाम से जानते हैं हम बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब ओनर कैपिटल का मतलब बेटा, ओनर ने जो पैसा लगा रखा है, अब ओनर का पैसा बैलेंस शीट में किस रूप से दिखता है हमें, शेयर होल्डर्स फंड के रूप में। ठीक है ना, और बोरोइंग्स हम किस नाम से जानते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज के रूप में। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज कहाँ पर आएंगी, ये आएंगी फाइनेंसिंग में। देखो, ये मैंने स्पेसिफिकली बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बता रखा है कि बैलेंस शीट में से क्या क्या कहाँ पे क्या आ रहा है। तो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आ रही हैं, करंट लाइबिलिटीज आ रही हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता था, सारे के सारे हमारे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। ठीक है ना, फिर नॉन इन्वेस्टिंग में क्या आ रहा है ना, हमारे नॉन करंट एसेट्स। और फाइनेंसिंग में क्या आ रहा है बेटा, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये बैलेंस शीट का पूरा हिस्सा हो गया, पूरी बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, और फिर आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करूं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस याद होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, उसका कोई अभी काम नहीं पड़ेगा। एक्सपेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ आ गया, डिप्रिसिएशन आ गया एंड टैक्स वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट रेंट या डिविडेंड रिसीव्ड, ये बेसिकली अदर इनकम्स है हमारी, क्या है बेटा, ये अदर इनकम्स। ठीक है, जितनी भी अदर इनकम्स होगी वो सारी की सारी कहाँ आएंगी, इन्वेस्टिंग वाले पार्ट में। और फाइनेंस कॉस्ट, बेसिकली जैसे हमारा डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ये सब हम पे कर रहे हैं, बैंक से रिलेटेड कोई खर्चा वर्चा अलग से हो रहा है तो वो सब यहाँ आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, अब क्या होता है, डिबेंचर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या कर रहे होते हैं, रिडीम कर रहे होते हैं। रिडीम करने के टाइम पे हम उनको एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे पैसा पे कर रहे हैं, तो वो जो प्रीमियम हमारा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी कहाँ पर आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। क्योंकि वो जो खर्चा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से। और डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे आते हैं, हमेशा फाइनेंसिंग में आते हैं, क्योंकि इट इज़ अ सोर्स ऑफ फंड। और फिर लास्ट में हमने क्या करा, अपनी एक्टिविटीज़ को 2 हिस्सों में बांटा, अपने एक्सपेंसेस को एक तरीके से हमने 2 हिस्सों में बांटा। हमने, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, 11th क्लास में। 11th क्लास में आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करा था आप लोगों ने, यहाँ पर हम लिखते थे जीपी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, या इनकम्स इनकम्स आती थी बेटा, इनडायरेक्ट इनकम्स आती थी। इस तरफ सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। फिर इधर का टोटल होता था, यही टोटल यहाँ आता था, और इस टोटल में से सब कुछ आप माइनस करते थे तो यहाँ पे बैलेंस बचता था। उसे हम बड़े प्यार से कह देते थे नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इन्हीं इनडायरेक्ट इनकम्स का 2 हिस्सा होता है, और इन्हीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी 2 हिस्से होते हैं। वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट को और इन इन वालों को, इनको दोनों को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में डिवाइड कर देते हैं। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब कि देर आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे, इसी तरीके से ऑपरेटिंग इनकम्स भी होंगी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होंगी। बस उसी का सेग्रीगेशन मैंने दे रखा है कि मेजरली आपको इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेंगे।
अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि सर ऑपरेटिंग मतलब क्या और नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या। ऑपरेटिंग मतलब स्पेसिफिकली कोर बिजनेस से रिलेटेड है। अगर कोई ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन खर्चों को करे बिना हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे बेटा, ऑपरेटिंग में। अगर कोई ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर बिजनेस के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सैलरीज, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन या फिर एमोटाइजेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कैरेज, फ्रेट, आउटवर्ड। इनवर्ड भी हो सकता है बेटा, लेकिन इनवर्ड में एक कहानी थी कि इनवर्ड हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और हम कौन से वालों की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट वालों की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इनवर्ड वाला यहाँ पर नहीं लिया गया है, ध्यान रखिएगा, इनवर्ड वाला यहाँ पर नहीं लेना है। वैसे आपको दिया भी नहीं गया होगा कि कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, आपको कभी दिया भी नहीं गया होगा, ठीक है। या यहाँ पे डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस बाय फायर, या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड पेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ। इस ये रिटर्न ऑफ मैंने बोल्ड में रेड से क्यों लिखा है, इसका रीज़न मैं अभी थोड़े टाइम में बताऊंगा, ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में। इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स का क्या है, ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। ऑपरेटिंग इनकम बोले तो जैसे कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की बात करें तो इंटरेस्ट हमें कहीं से मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, या फिर हमने कोई एसेट्स बेची और उसको बेच के हमें फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। अभी तक तो हमने कैश फ्लो बेसिकली बस थोड़ी बहुत पढ़ी, उसके बाद अब जाके जो है कैश फ्लो हमारा स्टार्ट होगा। सो अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कैश फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट, उसमें हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होता है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है ये बेसिकली क्या है, इसको हमें अलग से निकालना पड़ता है वर्किंग नोट में, ठीक है। और वो वर्किंग नोट यहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले सरप्लस लेते हैं, फिर उसमें ये सब चीज़ें ऐड करते हैं और ये सब चीज़ें लेस करते हैं, तो जाके हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसको हम प्यार से NPBTE कह देते हैं, ठीक है, NPBTE, ठीक। अब ये सब करना क्यों पड़ रहा है उसकी कहानी समझिए ज़रा ध्यान से। तो बेटा सबसे पहले हो क्या रहा है, नेट प्रॉफिट इज स्कैटर्ड बिटवीन सेवरल थिंग्स। अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमें सबसे लास्ट में P&L अकाउंट बना के क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। उस नेट प्रॉफिट को भी कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनीज अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पे बांट देती है उस पैसे को, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो लोग कुछ पैसा टैक्स के नाम से अलग कर देते हैं। क्या होता है ना कि भाई हमें टैक्स पे करना होता है, तो जो टैक्स पूरे साल भर के बाद में हमें पे करना है वो कंपनी पहले से क्या करती है, एक साल पहले ही शुरुआत में बना लेती है इतना प्रोविजन कि भाई इतना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो वो एक एस्टिमेशन बेसिस पे एक प्रोविजन बना लेती है, प्रॉफिट में से अपना पैसा निकाल के अलग रख लेते हैं। कुछ पैसा वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई कोई अनसर्टेनिटी आ गई हमारे ऊपर, तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो इस वजह से वो रिजर्व में ट्रांसफर कर। फिर उसके बाद वो प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से उन्हें पैसा पे करना पड़ता है डिविडेंड का। अब सर प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है, ये डिविडेंड तो पता है शेयर्स के ऊपर और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, इक्विटी और प्रेफरेंस को हम डिविडेंड देते हैं, लेकिन इस प्रपोज का क्या मतलब है। तो प्रपोज का मतलब ये सिंपल सा है बेटा कि हमें प्रपोज करना पड़ता है। तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब है कि जिस साल हम अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हमें डिविडेंड देना है, उससे अगले साल में वो डिविडेंड पे करा जाता है, ठीक है ना। तो अगर अगर मान लो 2023-24 में मैंने प्रपोज करा या डिक्लेयर करा कि भाई मुझे डिविडेंड देना है, तो ये जो डिविडेंड है ये कब दिया जाएगा, 24-25 में, ठीक है ना। ये एक साल बाद प्रपोज करके पे करा जाता है, ठीक है। तो अब प्रपोज डिविडेंड अगर पिछले साल हमने प्रपोज कर रखा था, पहले से डिविडेंड पे प्रपोज कर रखा था, तो वो इस साल पे करना है, तो इस साल हमें पता है ना पहले से कि कितना पे करना है, तो उसके लिए हम नेट प्रॉफिट में से पहले ही पैसा निकाल के अलग रख लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, इंटरिम का मतलब क्या होता है, इंटरिम का मतलब होता है कि साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करते हैं, हम डिविडेंड पे कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो कहती है कि भाई हम अपने शेयर होल्डर्स को भी पैसा देंगे। उन शेयर होल्डर्स को पैसा देने के लिए वो लोग क्या करते हैं, साल के बीच में ही इंटरिम डिविडेंड दे देते हैं। इंटरिम का मतलब ही क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। फिर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है, तो वो क्या कर देते हैं, वो सरप्लस के नाम से अपने पास बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली रिमेनिंग बैलेंस जो बचता है उसको वो लोग अपने पास रख लेते हैं। फिर
सिंपल लाइन बोली गई कि भाई दिस स्कैटर्ड प्रॉफिट, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है, अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है, तो इस स्कैटर्ड प्रॉफिट को हम कलेक्ट कर लेते हैं और हमें क्या मिल जाता है बेटा, हमें मिल जाता है NPBTE, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसीलिए ये एक छोटा सा वर्किंग नोट बना, और ये वर्किंग नोट ज़रा देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा सरप्लस लेना है। सरप्लस कौन से वाला, डिफरेंस। उसके बाद रिजर्व उठाना है, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी डिफरेंस वाला। बैलेंस शीट हमेशा 2 सालों की दी जाएगी आपको, उस 2 साल की बैलेंस शीट में से आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पिक करना है, क्या क्या अमाउंट्स लेने हैं, वो स्पेसिफाई मैंने कर रखा है पहले से। तो डिफरेंस लेना है, यहाँ पर भी डिफरेंस लेना है। फिर प्रपोज डिविडेंड है, तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला। इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर वाला। ये वैसे जनरली जनरली एक ही ईयर का दिया होता है, 1 ईयर का ही दिया होता है, तो वही लेना है, करंट ईयर वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर वाला, क्योंकि हमने करंट ईयर में जो पे करना है वो उठाना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, सर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक तरीके से एबनॉर्मल लॉसेस, जो चैप्टर गुडविल था ना एक हमारे पास, उसमें पढ़े थे हमने एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एनी अर्थक्वेक या फिर नेचुरल डिजास्टर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। फिर कुछ चीज़ें लेस भी करनी है बेटा, लेस क्या करना है, रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस करेंगे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या होती है, ये भी अगेन हमने कहाँ पढ़े थे, वहीं पे। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल कि भाई हमें क्या हुआ, हमने इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, हमने कोई आग वाग लगी हमारे बिजनेस में और उसके ऊपर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, या फिर कंपनसेशन मिल गया गवर्नमेंट से, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि कोई डिजास्टर की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसके ऊपर कंपनसेशन दे देती है गवर्नमेंट, तो वो कंपनसेशन मिल गया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है ना। तो इस इनकम को हम क्या कर देते हैं बेटा, लेस कर देते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है अल्टीमेटली, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखो एक सिंपल सी बात है, हमने ये नेट प्रॉफिट को क्या कर रखा है, अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है ना। बांटने का मतलब क्या है कि हमने नेट प्रॉफिट उतने से माइनस कर रखा होगा, सब जगहों पे माइनस हुआ होगा। माइनस होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें NPBT चाहिए, बिफोर वाला चाहिए, बिफोर वाला, बिफोर वाला चाहिए, तो क्या करेंगे, बिफोर वाला चाहिए तो इस वजह से इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे क्या करी थी, माइनस। तो अब वापस हमें कहाँ पे पहुँचना है, नेट प्रॉफिट पे पहुँचना है बेटा, वापस पहुँचना है नेट प्रॉफिट पे। तो उसको क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हम ऐड कर देंगे, इसी वजह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और एक सिंपल ट्रिक इन सब चीज़ों को याद करने की एक सिंपल ट्रिक है मेरे पास, वो है टिप, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, ठीक है ना। तो इससे आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी इन ये जो चीज़ें हैं बची हुई, इन चीज़ों के लिए क्या है कि बेसिकली ये बहुत रेयर आती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। ये हमेशा ज़्यादातर आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएंगी चीज़ें, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, इस वजह से इनके लिए वो नहीं है कोई, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बैलेंस शीट ऑफ मर्करी लिमिटेड में दे रखी है, इक्विटी लाइबिलिटीज दे रखा है 2023 और 2022, 2 ईयर्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन वी हैव सरप्लस, सरप्लस में कितना अमाउंट है बेटा, 7,20,000 एंड 4,00,000, तो उसका हम क्या लेते हैं हमेशा, डिफरेंस। फिर उसके बाद अनपेड डिविडेंड, अगेन जैसा पिछला क्वेश्चन था, अनपेड डिविडेंड भी क्या है, एक करंट लाइबिलिटी है। अगर आपने अभी तक पिछला क्वेश्चन नहीं देखा तो उसको प्लीज़ पहले देख लीजिएगा। सो एडिशन इन्फॉर्मेशन, अब एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर्स 2021-22 एंड 22-23 आर 1,60,000 एंड 2,00,000। हमने अभी डिस्कशन करा कि भाई प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन से वाला लेते हैं, प्रीवियस ईयर वाला, तो कौन से वाला लिया जाएगा, 1,60,000, करेक्ट है। और इंटरिम डिविडेंड भी हमें देना है 40,000 रुपये ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। यहाँ पर अब सब चीज़ें कंसिडर करेंगे, सबसे पहले उठाते हैं क्या बेटा, सरप्लस, ठीक है। तो चलो सरप्लस देखते हैं। सरप्लस में डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा, 4,00,000, 7,20,000 माइनस 4,00,000, कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, 3,20,000, ठीक। देन वी हैव व्हाट, प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा। इसके बाद हमें इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, तो इंटरिम डिविडेंड भी आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड कितना है, इंटरिम डिविडेंड इज ₹40,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 40,000, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं सर। अब इसके बाद की ज़रा आगे एक छोटी सी कहानी सुनी, ये आप लोग बिजनेस स्टडीज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है हमेशा कि अब क्योंकि हमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों दे रखे हैं, है ना। अगर आपने पढ़ा हो ढंग से तो आपको याद होगा कि
प्रेफरेंस शेयर्स के साथ एक चीज़ होती है कि उनको हमेशा हर चीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है, स्पेशली इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पर हमने प्रपोज डिविडेंड जो पे करा है स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने किस पे करा है, हमने इक्विटी शेयर्स वालों को। इंटरिम भी किसको पे करा है, इक्विटी वालों को, ठीक है ना। तो अब एक छोटा सा कहानी सुनना मेरे से। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया, इक्विटी वालों को दिया है स्पेसिफिकली, तो उस टाइम पे हमें प्रेफरेंस वालों को खुद से डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम खुद से 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर 10% के हिसाब से 6 लाख रुपए के ऊपर 10%, यानी 60,000 रुपए का हम डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस वालों को, ठीक है ना। क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिलती है, अब इक्विटी वालों को अगर डिविडेंड मिला है तो पहले प्रेफरेंस वालों को भी देना होगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे स्पेसिफिकली, डिविडेंड टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। कितना अमाउंट आ जाएगा, 6 लाख इंटू में 10%, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा बेटा 60,000 रुपीज़। अब आप बोलते सर यहाँ पर तो दोनों अमाउंट सेम है, 6 लाख यहाँ पर भी है, 6 लाख यहाँ पर भी है, अगर अलग अलग होते तो कौन से अमाउंट पे देते। बेटा प्रपोज डिविडेंड दे रहे हैं पिछले साल वाले पे ही देते हैं, हमेशा पिछले साल वाले पे देते हैं, 6 लाख पे ही देते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर वाले पे, ठीक है। मान लीजिए अगर अमाउंट्स होते 10 लाख एंड 6 लाख, तो हम 6 लाख पे ही देते तब भी, ठीक है ना, 10 लाख पे नहीं दिया जाता। समझ आई बात ये वाली। अब बोलो कि जी इंटरिम डिविडेंड भी तो इक्विटी वालों को ही दिया गया है, प्रेफरेंस वालों को भी दो। देखिए कंडीशन बड़ी सिंपल सी है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि अगर हमने इक्विटी शेयर्स वालों को प्रपोज डिविडेंड दिया है और इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें प्रेफरेंस वालों को प्रपोज डिविडेंड देना कंपलसरी है, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रपोज डिविडेंड देना कंपलसरी है, इंटरिम डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, वो हम नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरा केस देखूं, इक्विटी शेयर्स वालों को अगर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रपोज दिया है, ठीक है, तो प्रेफरेंस वालों को भी प्रपोज देना पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड इसको भी नहीं मिला तो इनको भी नहीं मिलेगा, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा केस देखूं मैं, तो प्रपोज्ड वालों को मैंने इंटरिम डिविडेंड, सॉरी प्रपोज डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स वालों को मैंने नहीं दिया, तो इनको भी नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड मैंने इक्विटी वालों को दिया है, तो उस केस में प्रेफरेंस वालों को भी मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चार्ट थोड़ा हेल्प कर देगा समझने में कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर हमने क्वेश्चंस करने हैं। ये एक नोट है, नोट पढ़ लीजिए फटाफट से मेरे साथ। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड बिफोर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, सिंस डिविडेंड इज पेड on equity shares, dividend on preference shares must have been paid. Therefore, preference dividend of rupees 60,000, that is 10% of 6 lakh, will also be added to determine net profit before tax and extraordinary items. ठीक है, इसी वजह से हमने इसको क्या करा है बेटा, यहाँ पर ऐड करा है। सिंपल रीज़न है, ये रीज़न आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर आप मेरे नोट्स देखें तो इन नोट्स में भी मैंने स्पेसिफाई कर रखा है इस चीज़ को। तो अगर आप देखें ये वाला पॉइंट, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, सिंस डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, देयरफॉर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर मस्ट हैव बीन पेड, ठीक है ना, बट नॉट सो फॉर इंटरिम डिविडेंड। लेकिन यहाँ पर अगेन वही कंडीशन है कि अगर इंटरिम डिविडेंड हमने इक्विटी वालों को दिया और प्रेफरेंस वालों को हमने अभी तक डिविडेंड दिया ही नहीं है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमें इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करके अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 लाख, 2,60,000 और 5,80,000 हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल बुक। सो इसमें आपको सरप्लस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस सरप्लस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस, डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर। मैं सबको छोड़ के सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। हमने पीछे दो वर्ड्स देखे, एक डिविडेंड पेएबल या फिर एक अनपेड डिविडेंड। इन दोनों को ही हमने स्किप कर दिया, एनपीबीटी निकालते समय उनका कुछ करा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो बेटा पेएबल है, लाइबिलिटी है। क्या थे वो, लाइबिलिटी थे, ठीक है सर। ये क्या है, ये पेड है, पेड, ठीक है ना। अब क्योंकि ये पेड लिखा है, अब एक चीज़ मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन करा था प्रपोज डिविडेंड के बारे में। प्रपोज डिविडेंड क्या था, प्रपोज डिविडेंड का मतलब ये था बेटा कि जी हमने प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर करा था और करंट ईयर में पे कर दिया। तो अब यहाँ पर भी क्या लिखा है, पेड इन करंट ईयर। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये प्रपोज डिविडेंड ही है मेरा, बस ये प्रीवियस ईयर की जगह पे प्रीवियस ईयर वाला ही है, बस उसको हमने किसी और रूप में लिख दिया, पेड इन द करंट ईयर। तो बेटा ये प्रपोज्ड डिविडेंड ही है और वो भी प्रीवियस ईयर वाला ही है, क्योंकि हमने उसको पे करा है करंट ईयर में, तो ये आ गया। इंटरिम डिविडेंड आ गया, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़ के तो क्लियर कट समझ आ रहा है। एक आता है ये,
लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अभी जब हमने डिस्कशन करा था एनपीबीटी कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम्स। वहाँ पर हमने सेम चीज़ देखी थी, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई नुकसान हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस। या और इस डिजास्टर की वजह से, इस लॉस की वजह से हमें कुछ इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिल गए, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम। ठीक है ना, तो इनको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का बैलेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 236, है ना। तो चलिए देखिए, 2,36,000 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, व्हाट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, हमें क्लियर दे रखा है ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है बेटा, 1,00,000 रुपीज़, तो सीधा ले लेंगे 1,00,000 रुपीज़। वैसे तो डिफरेंस लेते हैं सर, लेकिन डिफरेंस तो तब लेंगे ना जब दो अमाउंट्स दे रखे हों। यहाँ पे सीधा हमें दे रखा है ट्रांसफर, हमने कितना करा। फिर प्रपोज डिविडेंड का नाम दूसरा है, ठीक है ना, बहरूपिया है, दूसरा नाम है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड इन करंट ईयर कितना है, 72,000, ये आ जाएगा बेटा 72,000। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड कितना है, इंटरिम डिविडेंड है बेटा 90,000, ये आ जाएगा। देन उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला, यहाँ पर हम लेते भी कौन से वाला है, करंट ईयर वाला, सीधा करंट ईयर वाला ही दे रखा है हमें, 1,50,000 रुपये, 1,50,000। उसके बाद लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, तो इसको लिखेंगे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। दिस इज 2,00,000 रुपीज। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स, दिस इज 3,000 बेटा, इसको माइनस करते हैं। और इंश्योरेंस जो मिला, इंश्योरेंस मिला वो 1,00,000 रुपये, उसको भी माइनस करेंगे। ठीक है, इसको हम लिख देंगे इंश्योरेंस प्रोसीड्स। तो इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद हमें अमाउंट मिल जाएगा, हमारा आंसर एनपीवीटी, और वो आंसर आ रहा है बेटा 7,45,000। ठीक है, आंसर भी हमारा यही है। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप लोग। तो अब हम सीखने वाले हैं कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकाला जाता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ होती है, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, वो कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं उसके बारे में बताना चाहूँ, तो उससे पहले मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी आपको, जो कि हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पीछे अभी पढ़ लिया है। दैट इज़ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है हमारा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले बेटा यहाँ पे जीपी आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स के बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है सर। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर जो इनडायरेक्ट इनकम्स होते हैं उनको हम इन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इन दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना, तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, तो एक ऐसा प्रॉफिट हो गया बेटा, ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि हमारे मेन कोर्स ऑफ जो डायरेक्टली जो हमारा बिजनेस है उससे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट से भी निकाला जाता है, ये नेट प्रॉफिट से भी निकाला जाता है। तो ज़रा समझते हैं कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट से और नेट प्रॉफिट से कैसे कैसे क्या करके निकाला जाता है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में हमने क्या करा, एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करा, और माइनस करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला हमारा नेट प्रॉफिट। सही बात है, यस। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो समझिएगा ज़रा ध्यान से एक चीज़। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ऐड करे इनडायरेक्ट इनकम्स को दो हिस्सों में बांट दिया, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में बांट दिया। वो क्या क्या हो जाएंगे, मैंने इनडायरेक्ट को दो हिस्सों में बांटा, पहले ऑपरेटिंग की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करूंगा मैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा मैं। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, तो बेटा हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा सर, इसी तरीके से अगर मैं अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को और एक्सपेंसेस को कंसीडर करूं, इनकम्स को ऐड करूंगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये बात,
यस सर। अब एक बात समझिए, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इनडायरेक्ट इनकम्स को दो हिस्सों में लिख दिया, एक ये रहा और एक ये रहा। एक्सपेंसेस को भी मैंने दो हिस्सों में लिख दिया, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, फिर बीच में एक नया टर्म आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना। अब इस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसी की सारी कहानी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उस चीज के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना। अब सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए इसका मतलब दो तरीके आ गए मेरे पास। दो तरीके कैसे कैसे आ गए, देखो खुद ही समझो। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर मैं ये दोनों चीज़ें ऐड लेस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर नेट प्रॉफिट्स में मैं वापस पहुंचना चाहता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ठीक है ना, तो वहां से पहुंच सकते हैं कि भाई हमने क्या करा, समझिए एक मिनट। हमने क्या करा, हमने नेट प्रॉफिट तक आने के लिए इसको प्लस करा और इसको माइनस करा। अब मुझे नेट प्रॉफिट से उल्टा जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। ठीक है, तो मैंने इसको इसको ऐड करा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको माइनस कर दूंगा, और इस वाले आइटम को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने यही सीखा था कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सीखा था NPBTE, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम, ये यही था, है ना। अब यहाँ से मुझे कहाँ पे आना है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस। समझ आई बात, ये सिंपल तरीका है। अब इसका जो फॉर्मेट है क्या और इन सब चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तरीके से हम एक बारी देख लेते हैं। समझिएगा, हमारे पास फॉर्मेट है कि क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या चीज़ें लेस होती हैं, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमने कैसे निकाला है बेटा, वर्किंग नोट से निकाला रहेगा। ठीक है, फिर कुछ चीज़ों की एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहले ऐड करते हैं। ऐड करने में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि अभी हमने बात करा कि भाई NPBTE में क्या क्या ऐड करना है, नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है। सर नॉन कैश कहाँ से आ गए, देखो हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश का फ्लो। अब कैश का अगर फ्लो हो नहीं हो रहा किन्हीं चीज़ों से, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना। अब उनको हटाने के लिए हम नॉन कैश आइटम्स को भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना। नॉन कैश का एग्जाम्पल, सर नॉन कैश का एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है ना। डेप्रेशन क्या होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, पता है आपको, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, बट ये कैसा एक्सपेंस होता है, नॉन कैश होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऐड करने में डेप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या फिर डिबेंचर्स, ये वाला पॉइंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटर्न ऑफ। ये वाला पॉइंट तभी आएगा जब आगे वर्ड लिखा हो रिटर्न ऑफ। अगर वर्ड नहीं लिखा रिटर्न ऑफ तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये आइटम नहीं आएगा। ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन में तो यहाँ पर आएगा। और फिर हमारे पास आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इनको हमें क्या करना पड़ता है बेटा, लेस करना पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये नॉन ऑपरेटिंग थोड़ा, ये तो हमारे रेगुलर बेसिस पे देखो, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब ऐसी सारी इनकम जो कि हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रही। अगर मैं कोई धंधा कर रहा हूँ, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को वहां से इंटरेस्ट मिल रहा होगा, नहीं, वहां से तो प्रॉफिट हो रहा है ना। वहाँ पर वहाँ पर ये इंटरेस्ट कैसे मिल रहा होगा, इंटरेस्ट खुद सोच के, मैंने कोई FD कर रखी है, मैंने किसी किसी और जगह पे या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उस शेयर से मेरे को डिविडेंड मिल रहा होगा। मैंने कोई लैंड परचेज करके गिर रखा है, लेकिन क्या लैंड परचेज करके गिरना या फिर रेंट, मेरा रेंट लेना मुझसे, मुझे उससे क्या वो मेरा रोज़मर्रा का इनकम है, नहीं, वो कभी कभार होने वाला है, या फिर साइड बिजनेस एक तरीके से। तो साइड बिजनेस से होने वाली इनकम वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्यों ले रहे हैं, या फिर यहाँ पर हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्यों लिया, सिंपल रीज़न है कि भाई, क्योंकि ये मशीन को बेचना हमारा रोज़मर्रा का बिजनेस नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दैट्स वाई हमने क्या करा, इस गेन को या इस लॉस को कंसिडर करा यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग के तौर पे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली मशीनरी नहीं लिखा, उसके साइड में फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, तो कोई भी अदर फिक्स एसेट्स भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी फिक्स एसेट्स कोई भी और अदर हो सकती है, मैंने मशीनरी एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज है तो यहाँ पर आएगा, ऊपर ऐड होगा, और डिक्रीज है तो यहाँ पे लेस होगा। इन सबको करने के बाद, डिक्रीज इंक्रीज मतलब लेस और ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि अभी हमने निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये मिलेगा हमें। ठीक है ना बेटा। तो चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। सो अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
टीएस ग्रेवाल का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। हमें पहले से इस क्वेश्चन में एनपीबीटीई दे रखा है बेटा, एनपीबीटीई, ठीक है ना। हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, गुडविल एमोटाइज दे रखा है। गुडविल एमोटाइज इसको भी ऐड करते हैं, ठीक है ना। गुडविल एमोटाइज का मतलब क्या है मैं बता दूं आपको। गुडविल एमोटाइज होने का मतलब है कि गुडविल की वैल्यू में कमी आ रही है। एमोटाइजेशन कब लगता है? एमोटाइजेशन बेटा इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब कोई भी एसेट ऐसी जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, उसके ऊपर उसकी वैल्यू में अगर गिरावट आती है तो उसको क्या कहते हैं? एमोटाइजेशन कहते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मैं आपका ज़रा ध्यान चाहूंगा तो एक बार ज़रा ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो लिखा है, और मेरा जो मैंने जो यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं इनमें भी मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर लिखा है। लेकिन क्या यहाँ पे वर्ड रिटर्न ऑफ लिखा था? नहीं। तो क्या यहाँ पर ही आएगा? ऐड करेंगे? नहीं बेटा, इसको ऐड नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ नहीं लिखा है, इस वजह से हम उसको ऐड भी नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? इसको ऐड नहीं किया जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी बताया था कि मशीनरी के अलावा कोई भी अदर फिक्स सेट हो सकती है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखी है। इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब चीज़ें हैं, अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है सारी चीज़ों को। सबसे पहले क्या उठाएंगे बेटा? एनपीबीटी। अब इस क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, हमारी किस्मत अच्छी है, हमें एनपीबीटी दे रखा है पहले से। नहीं दे रखा होता तो हमें पहले अलग से निकालना पड़ता एनपीबीटी, ठीक है। सो एनपीबीटी कितना है हमारे पास? एनपीबीटी है 4,47,000, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? डेप्रिसिएशन है हमारे पास 84,000। आई होप आप लोगों ने अपने साथ क्वेश्चन ओपन कर लिया होगा साथ ही साथ, तो आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमें फर्नीचर दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमें दे रखा है बेटा 18,000 का। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स हमें दे रखा है 16,800 का। गुडविल एमोटाइज्ड हमें दे रखी है बेटा 18,000 की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 27,600, और इस वाले अमाउंट को हमें माइनस करना है, तो बेटा माइनस लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 12,000 रुपये का, ठीक है। अब इसको हम टोटल करेंगे, टोटल करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 5,54,800, 44,800, ठीक है। आया आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा? छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था बहुत, ठीक है। चलिए, अब हमने अभी तो हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या सीख रहे हैं? अब हम सीख रहे हैं बेटा ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा जो हमारा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में यूज होगा ही होगा, ठीक है ना, वो चीज़। तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या करा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक हम पहुंच चुके हैं। देखो बेटा, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है वो समझ लो बेटा। वर्किंग कैपिटल के अंदर में दो चीज़ें आती हैं बेटा, दो चीज़ें, ठीक है ना। दो चीज़ें यानी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो वर्किंग मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में चेंज आने से पहले वाला प्रॉफिट क्या है हमारे पास? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या करना है कि भाई हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा है, तो उसके बाद हमारे पूरे कैश फ्लो में क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो एक बात मैं बता दूं, अब ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना। जो बी पॉइंट होता है ना हमारा, ये बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर तक तो हमें थोड़ा चीज़ें याद करनी पड़ेंगी ध्यान से, लेकिन इसके बाद बहुत चीज़ें आसान है। क्या? क्योंकि हमें इसके बाद बस इतना देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो ऐड कर देंगे, पैसा जा रहा है तो माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे? डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ऐसे ही लेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। बेसिकली इसका उल्टा है। यस सर। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने इन्वेंट्रीज बेची, हमारे पास इन्वेंट्रीज थी, स्टॉक पड़ा था हमारा, है ना। अब इन्वेंट्रीज मैंने बेच दी, सोल्ड कर दी बेटा। बेच के पैसा आएगा जाएगा? आएगा बेटा। तो आएगा तो इसको तो ऐड करा, ठीक है ना। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया छोटा सा,
ठीक है ना। अब बैंक से लोन लिया है तो बेटा पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा, तो इस वजह से इंक्रीज जब हो रहा है तो इसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज जब हो रहा है तो इसको ऐड कर रहे हैं, और इसका रिवर्स हो रहा है तो माइनस कर रहे हैं। सर ये याद कैसे रहेगा? इसको याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास, डायल। ये तो मैं लिख के बताऊंगा तुमको। देखो, डायल, डायल बोले तो डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ये हमेशा इसको क्या करना है अपने को, ऐड, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है ना। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। सबसे पहले वापस से, डायल का मतलब डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इसको हम क्या करेंगे, ऐड, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेस। सिंपल है। यस। तो इन ये सब करने के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से लेस करते हैं फिर नेट टैक्स पेड। सर नेट लग गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है तामझाम इसमें। तो टोटल टैक्स पेड माइनस रिफंड, ठीक है ना, टोटल टैक्स पेड माइनस रिफंड। अब इसमें भी एक छोटी सी कहानी है, वो जरा समझिएगा मेरे साथ। जो टैक्स पेड है ना बेटा, कई बार क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं दिया जाता, तो टोटल टैक्स पेड जो लेना होता है फिर हमें उस टाइम पे, वो लेना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है ना। और कौन से वाला, प्रीवियस ईयर वाला। सर प्रीवियस ईयर वाला पक्का आपको सही याद है? हाँ, क्योंकि जब हम एनपीबीटी निकालते हैं तो उस टाइम पे हम करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं, और यहाँ पर हम कौन से वाला लेते हैं, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं बेटा। ठीक है ना। और ये एडजस्टमेंट मैंने अपने नोट्स में दिखा भी रखी है आपको, तो आप यहाँ पर आके देख भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अगर करंट ईयर है तो ऐड करना है इसको सरप्लस में एनपीबीटी निकालते समय। ठीक है ना। और अगर प्रीवियस ईयर वाला है तो इसको लेस करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से। ठीक है। ये तब है जब आपको एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। अब ये सब बातें अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी, अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जब खास करके हम पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन या फिर फाइनेंसिंग वाले जब क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो अब आगे, नेट टैक्स पेड करा, इसको तो माइनस ही करना है, ये तो तय है। ठीक है ना। ये कैसे आएगा, टोटल टैक्स पेड माइनस रिफंड, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो। ठीक है। फिर उसके बाद ऐड या लेस करना है हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जैसे हमारा लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है इसमें भी, इसकी वजह से अगर हमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तभी उसको कंसिडर करना है, अदरवाइज हमें उसको कंसिडर नहीं करना। अब जैसे लॉस ऑफ फर्नीचर हुआ या लॉस ऑफ स्टॉक हुआ ड्यू टू फायर, तो उसकी वजह से हमारा पैसा तो नहीं गया ना, तो उसको यहाँ पर कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, उसकी वजह से हमें इंश्योरेंस मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीड, इंश्योरेंस क्लेम आ गया, इंश्योरेंस प्रोसीड्स आ गए, तो उसको क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं साफ साफ भाषा में बोलूं तो लेस होने वाले आइटम्स तो यहाँ पे बहुत रेयर आते हैं, ऐड होने वाले आइटम्स आते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, खासकर इंश्योरेंस के नाम से। दो नाम से आते हैं, या तो इंश्योरेंस के नाम से या तो कंपनसेशन के नाम से, कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कंपनसेशन मिल गया। ये दो चीज़ें आती हैं जो कि हमें ऐड ही करनी होती हैं ज़्यादातर। ठीक है। ये सब करने के बाद हमें क्या मिलता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बेटा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत सिंपल है, हमें इसके ऊपर अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे हमें पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। बिना इस देरी के चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें सरप्लस दे रखा है। अब सरप्लस, अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे 2 ईयर की वैल्यूज दे रखी है, एक 23 एंड एक 22। ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर बाद में दे रखा है, करंट ईयर पहले दे रखा है। ठीक है। और हमें सरप्लस दे रखा है, एनपीबीटीई नहीं दे रखा बेटा। तो क्या हमें एनपीबीटीई ऐड कर निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए आपको अगर याद हो सरप्लस में क्या क्या करते थे, सरप्लस में टिप को हम करा करते थे ऐड, है ना। टिप का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या क्वेश्चन में है, नहीं सर। इंटरिम डिविडेंड, नहीं सर। प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं सर। प्रपोज डिविडेंड, नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सरप्लस ही मेरा क्या है, एनपीबीटी? यस। तो सरप्लस, लेकिन कौन सा अमाउंट, सरप्लस में डिफरेंस। ठीक है ना। डिफरेंस कितने का है बेटा, 20,000 का, वो 20,000 मैं रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट हम लेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में देखो चेंज कितने का आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ डेप्रीसिएशन नहीं है ना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है। मतलब पिछले साल आज तक का टोटल डेप्रीसिएशन 30,000, करंट ईयर आज तक का टोटल डेप्रीसिएशन 40,000, तो ड्यूरिंग द ईयर टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगा होगा, 10,000। ठीक है। तो वो डेप्रीसिएशन लेंगे 10,000। फिर उसके बाद गुडविल। गुडविल में देखिए,
पहले पिछले साल जो था वो 38,000 की थी, इस साल कितने की हो गई 30 की, 8,000 से कम हो गई, इसका मतलब अमोर्टाइज हुई है। अमोर्टाइज हुई है तो इसको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे यहाँ पर 8,000 से। ठीक है। अच्छा, और कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम के तौर पे हम कंसिडर कर पाएँ। ठीक है ना। तो बस हमारा यहाँ पर इतना काम हो गया। इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, इतने से ही हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 38,000 रुपीज़। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो डायल याद है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, डायल। ठीक है, तो वो डायल करना पड़ेगा हमें। तो समझिए, डायल का क्या था, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, उसको हम ऐड करते हैं। तो इसको सिंपल एक ट्रिक है मेरे पास, क्या कि आपको ऐड लेस अलग अलग ना लिखो, आप जो जो आपको एसेट्स मिल रही है पहले उनको देख लो। ट्रेड रिसीवर्स है पहले, तो ट्रेड रिसीवर्स में क्या हो रहा है देखो, 31 के पिछले साल थे और इस साल कितने के हो गए, 25,000 के। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 6,000 से, तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में देखो क्या हो रहा है, इन्वेंट्रीज है बेटा 60,000 की और 80,000 की, तो 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है बेटा, 12,000, और पिछले साल कितने का था, 21। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट में। ठीक है, तो डिक्रीज, डिक्रीज कितने से था बेटा, 9,000 से, तो 9,000 आ जाएगा यहाँ पे। अभी मैं ये नहीं देख रहा कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है कौन सी चीज़ लेस करनी है, मैं बस लिखता जा रहा हूँ अमाउंट, उनके डिफरेंसेस कितने से इंक्रीज हो रहा है कितने से डिक्रीज हो रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 2,000 और 1,000, तो 1,000 से ये भी कम हो रहा है, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके बाद हमारे पास है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में देखो कितना अमाउंट है, 19,000 था और अब 13,000 हो गया, 6,000 रुपये से डिक्रीज आ रहा है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने से आ रहा है बेटा, 6,000, तो 6,000 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है ये बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन चीज़ें ऐड करनी है कौन कौन चीज़ें लेस करनी है। एक सिंपल चीज़ है, डायल को याद करो, डायल में क्या करना है, डायल वाली चीज़ों को ऐड करना है, बाकी सब चीज़ों को लेस करना है। डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर डिक्रीज इन एसेट, एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो इसको ऐड करेंगे, तो ट्रेड रिसीवर्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जो इंक्रीज हो रही हो, तो एक तो ये डिक्रीज हो रही है, इसको करेंगे। ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये एसेट होता है, इस पर भी डिक्रीज आ रहा है, इसको ऐड करेंगे। बाकी सब चीज़ों को क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। ठीक है ना, सिंपल तरीका है। तो इसको लेस करना पड़ेगा, इसको भी लेस करना पड़ेगा और इसको भी हमें लेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हमें क्या मिलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है ना। और वो कितना आएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये आ रहा है बेटा 10,000 हमारे पास। ठीक है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें टैक्स के बारे में कोई बात नहीं बोली गई। ठीक है ना, तो टैक्स के बारे में भी नहीं है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम भी नहीं है, तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं है हमारे पास। तो क्या यही अमाउंट मेरा हम आंसर बन जाएगा, यस, तो यही अमाउंट मेरा आंसर आ जाएगा सर, 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो दैट्स इट, ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको सारा का सारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का चीज़ों को रिवाइज करना हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मास्टर क्वेश्चन है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि उसमें लगभग सब चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट एक बेसिकली सरप्लस दे रखा है। अब सरप्लस में डिफरेंस जो होता है वही लेना होता है हमें, और डिफरेंस ही दे रखा है हमें, और डिफरेंस देखो कितना है, 8 लाख रुपए का डिफरेंस हमें दे रखा है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर, इसके बारे में अगर आपको याद ना हो तो मैं हल्का सा याद दिला दूं कि भाई फाइनल फाइनल डिविडेंड होता क्या है। फाइनल डिविडेंड बेसिकली प्रपोज डिविडेंड होता है प्रीवियस ईयर का, जो कि हमने इस साल पे करा। ठीक है ना। तो सो वी कैन से दैट कि प्रपोज डिविडेंड, ये फाइनल डिविडेंड जो है ये क्या है, प्रपोज डिविडेंड है पिछले साल वाला। ठीक है ना। उसके बाद कंपनसेशन, अब ये कंपनसेशन एक तरीके से फॉर नेचुरल डिजास्टर, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम है। ठीक है ना। इसको एनपीबीटी निकालते समय माइनस करेंगे और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें एनपीबीटी में ऐड होंगी, ये माइनस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स टिप का पार्ट है, एनपीबीटी निकालते समय इसको कंसिडर करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, ये एक इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इसको एनपीबीटी के टाइम पे कंसिडर करा जाएगा। फिर ये सारी की सारी एसेट्स के बारे में और लाइबिलिटीज़ के बारे में, और टैक्स पेड और टैक्स रिफंड, जो रिफंड है बेटा रिफंड, इसको भी हम एनपीबीटी निकालते समय क्या करते हैं, माइनस करते हैं। याद है, यस, रिफंड ऑफ टैक्स के नाम से इन्होंने हमने पढ़ा था उसको। और इस बार इस क्वेश्चन में अलग से नेट टैक्स पेड के रूप में एक तरीके से हमें इनकम टैक्स पेड दे रखा है।
तो ये इनकम टैक्स पेड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में जब टैक्स पेड माइनस करते हैं तो उस टाइम पे इसको कंसिडर करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले सरप्लस और बाकी सब चीज़ों को कंसिडर करके हम एनपीबीटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सरप्लस कितना को था क्वेश्चन में? सरप्लस था बेटा 8 लाख रुपए। ठीक है, फिर प्रपोज डिविडेंड लेंगे। प्रपोज डिविडेंड कितना है? प्रपोज डिविडेंड है बेटा 1,10,000 रुपये। फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका अमाउंट कितना है बेटा? इसका 1,10,000। और इनकम टैक्स रिफंड इसका अमाउंट है बेटा 1 लाख, ओ सॉरी, इसका अमाउंट है 10,000 रुपये। ठीक है, अच्छा कंपनसेशन को भी कंसिडर किया जाएगा। कंपनसेशन कितना आएगा? 75,000। ठीक, यस सर। तो सर सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000 रुपये। रिफंड रिफंड ऑफ टैक्स था 10,000 रुपीज़। और कंपनसेशन कंपनसेशन कितना था बेटा? कंपनसेशन था 75,000। और ये जो नीचे वाले अमाउंट्स हैं इनको क्या करेंगे हम? इनको माइनस करेंगे। ठीक, यस सर। तो हमें इन सब की कैलकुलेशन के बाद अमाउंट कितना मिलने वाला है? हमें आंसर मिलेगा 9,35,000 रुपीज़। ठीक, यस। तो एनपीबीटी ई जो है वो हमारे पास आ गया 9,35,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब कंसिडर करा जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है? देखो, डेप्रिसिएशन है 1,50,000 का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1,50,000 यहाँ पे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिस इज 30,000, तो ये आ जाएगा 30,000। डिविडेंड रिसीव्ड है 20,000 रुपीज़, और इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दिस इज 90,000, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे। और इसको भी हम क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले। ठीक है, इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद हमारा जो आंसर है दैट वुड बी 10,05,000 रुपीज़। ठीक है सर, यस। अब इसके बाद यहाँ पर पहुँचे हम कहाँ पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें करनी होती है सारी की सारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना रहता है। तो वो निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। आपको डायल याद करके रखना है। डायल डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इसको ऐड करेंगे। तो डिक्रीज इन एसेट तो इसको ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इसको भी ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, बाकी दोनों चीज़ों को लेस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा? वो आंसर आ जाएगा बेटा 10,45,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे सर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है सर, यस। अब इसमें से क्या करते हैं? इसमें से लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड, नेट टैक्स पेड, नेट टैक्स पेड, नेट टैक्स पेड। नेट टैक्स पेड में क्या आएगा? जो हमने टैक्स पे करा माइनस रिफंड। ठीक है ना, टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। तो टैक्स पेड है हमारे पास दिस इज 1,20,000 और रिफंड है 10,000 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,10,000 नेट अमाउंट। डन। और एक चीज हमने अभी कंपनसेशन के बारे में पढ़ा था बेटा। कंपनसेशन क्योंकि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम है, और एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम यानी कैश का क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है बेटा। अब इनफ्लो हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? ऐड। तो कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर इसको ऐड करेंगे। कितना था ये है 75,000 रुपीज। इसको ऐड करना है हमें, ये चीज का ध्यान रखिएगा। सो द आंसर वी आर गेटिंग इज 10,10,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत थोड़ा बड़ा भी है टेक्निकली देखा जाए तो, और जेनुअनली एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब चीज़ें ऑपरेटिंग की आ जाती हैं लगभग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं।
तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली क्या है कि हमारी सारी की सारी हमें नॉन करंट एसेट्स को कंसीडर करना होता है यहाँ पे। तो जितनी भी नॉन करंट एसेट्स होती हैं उनसे हमारा कितना कैश फ्लो हो रहा है उसको हमें देखना होता है। कैश अगर इनफ्लो हो रहा है तो उसको प्लस करते हैं, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं। सिंपल बात है, इतना सा गेम होता है इसको इसमें पूरी इन्वेस्टिंग वाले में। तो अगर पैसा आ रहा है तो ऐड करना है, अगर पैसा जा रहा है तो माइनस। ठीक है, अब समझिए कि पैसा किन किन चीज़ों की वजह से आ सकता है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर हमने इंटरेस्ट हमें मिल गया, डिविडेंड मिल गया, रेंट मिल गया। जैसे कि भाई मैंने कहीं पे एफडी वगैरह करवा रखी है, ठीक है, या फिर किसी भी रूप में मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उससे मुझे क्या मिल रहा है बेटा, इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो वहां से मुझे डिविडेंड मिलेगा। मैंने कोई लैंड परचेज कर रखी है और वहां से उसको मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है तो वहां से मुझे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके की हमारी जो इनकम्स होती हैं उन, या फिर जहां से भी पैसा मेरे पास आ रहा है किसी भी रूप में, तो वो सब चीजें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बेटा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं जो हमें माइनस करनी पड़ती हैं। वो माइनस क्या क्या करनी पड़ती हैं, पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे हमने कोई फिक्स एसेट परचेज कर ली, ठीक है, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, ठीक, तो इन सब चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, माइनस, क्योंकि हमारे पास पैसा जा रहा है। ठीक, और अंत में अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो उसको हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अब कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगी जब हम इन्वेस्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, एंड फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस जब भी हम कर रहे होते हैं तो वहां पर भी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट को समझिए दो तरीके से, केस 1 इस वजह से, एक केस 2 है हमारे पास, दोनों केसेस हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट लिया, छोटी सी बैलेंस शीट ली है जहाँ पे हमें मशीनरी का वैल्यू दे रखा है। पिछले साल उसका वैल्यू है 5,10,000, इस साल उसका वैल्यू हो गया है 6,20,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है बेटा कि मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 25,000। तो एक 40,000 रुपए की मशीन थी जिसको हमने बेच दिया, कितने में बेच दिया बेटा, 25,000 में बेच दिया। क्या हमें 15,000 रुपए का नुकसान हुआ? यस सर, नुकसान हुआ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 70,000। अब देखिए हमेशा कई बारी क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको मशीनरी तो दे रखी है, ये वाली लाइन दे रखी होगी, यहाँ पे बुक वैल्यू की जगह सीधा कॉस्ट दे रखा होगा, फिर कॉस्ट के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, और फिर उसके बाद सेल वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन दे रखा है ना, ये बस कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए यूज कर रहेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी वो चीज, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमेशा कौन से वाला, जो ड्यूरिंग द ईयर लिखा है वही वाला रिकॉर्ड किया जाएगा हमारे मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, अब समझिए जैसे इसका सारा इम्पैक्ट क्या क्या होगा। मशीनरी अकाउंट हमने बनाया, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस आ गया 5,10,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6,20,000। फिर उसके बाद हमने मशीन बेची, तो सर मशीन बेच के पैसा कितना आया, मशीन बेच के पैसा आया 25,000, और हमें लॉस हुआ तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आएगा 15,000 रुपये। इफ एनी, अगर हमें गेन हुआ होता, बाई चांस अगर हमें लॉस की जगह गेन हुआ होता तो वो गेन इस तरफ आता, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से बता, गेन। ठीक है, यहां आता, और पूरे साल भर में डेप्रिसिएशन कितना लगा बेटा, 70,000 का, तो बाय डेप्रिसिएशन 70,000। अब इस तरफ का टोटल करेंगे, टोटल करके जो भी आएगा वही यहाँ लिखा जाएगा, और इसमें से फिर ये वाला अमाउंट माइनस करा तो माइनस करके हमें बैलेंसिंग फिगर रूप के मिला, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई हमने ये टू बैंक के नाम से परचेज करी होगी इतने की मशीन पूरे साल भर में। ठीक है ना, तभी यहाँ पर बैलेंस बचा। तो ये 2,20,000 क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा अमाउंट ऐसा हो गया जो हमने पूरे साल भर में मशीन परचेज करी। अच्छा, अब इन सब चीज़ों का कहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा वो समझ लेते हैं एक बारी। तो जैसे ये बैंक है, इसका मतलब ये बेची है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी टू बी एडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हमने परचेज करी है तो इसको कैसे लिखेंगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और ये जो लॉस है,
ये वाला जो लॉस है और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, इन दोनों ही आइटम्स को हम क्या करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर डेप्रिसिएशन के नाम से हम उसको ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये तब करते हैं जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी की सारी चीजें, ये केस वन समझ आया होगा। तो अब केस नंबर टू में क्या है कि जी, जैसे फॉर एन एग्जांपल व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आप लोगों ने 11th क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से पढ़ा था, वही अकाउंट है, ठीक है ना, इज गिवन इन बैलेंस शीट। तो अब देखिए, जैसे मशीनरी दे रखा है आपको, मशीनरी का करंट ईयर का अमाउंट है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, उसमें से हम लेस करके दिखा रखा होगा हमें आपको हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए, तो नेट अमाउंट हमें दे रखे हैं। तो ये तो बैलेंस शीट में जैसे शो कर रखा होगा वही वही मैंने दिखा रखा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 50,000 हुज बुक वैल्यू इज 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 38,000। तो 50,000 रुपए की एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू आज की तारीख में कितनी है, 40,000, और उसको हमने कितने में बेच दिया, 38,000 में बेच दिया। ठीक है, तो 40,000 की चीज को और 38,000 में बेच दिया आपने, तो 2,000 रुपए का तो आपको सीधा सीधा नुकसान हुआ ही हुआ। ठीक है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, 2,000 रुपए का आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, और 50,000 रुपए की मशीन थी, उसकी बुक वैल्यू आज की तारीख में कितनी है, 40, तो उसके ऊपर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन यानी कितना लगा होगा, 10,000। ठीक है ना, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट में आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है जो है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है जो, इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ठीक है, अब सर आप बोलोगे कि जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे क्यों आया, तो क्रेडिट साइड पे बेटा इसलिए आया, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है एक लाइबिलिटी होता है, और हर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। इस वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आया, क्रेडिट साइड पे, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आया डेबिट साइड पे। ठीक है, अब ये चीज का ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा ध्यान से, जो मशीन हमने बेची, जो मशीन हमने बेची यानी 50,000 रुपए की मशीन बेची, उसकी बुक वैल्यू कितने की थी, 40, और उसके ऊपर इसका मतलब आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10,000, तो वो टू मशीन के नाम से 10,000 आया, और उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 10,000 रुपए यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद इस अकाउंट में और कुछ नहीं है, इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आया, यही टोटल आपको यहाँ लिखना है, और इसमें से ये माइनस करा आपने, तो माइनस करके जो अमाउंट बचा वो क्या कहलाएगा, आपका डेप्रिसिएशन। और ये वाला अमाउंट अल्टीमेटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब आप निकालेंगे तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, वहां पर डेप्रिसिएशन के नाम से जो अमाउंट आप ऐड करते हैं वो ये वाला अमाउंट ऐड होगा। ठीक, अब अगर मैं मशीनरी अकाउंट की बात करूं तो मशीनरी अकाउंट में क्या होता है कि जी हमने कितने में बेचा, बाय बैंक अकाउंट 38,000 में बेचा, हमें 2,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो वो नुकसान यहाँ पे आ गया। इस तरफ का टोटल करा, यही टोटल यहाँ पर आया, इसमें से ये माइनस करा, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 1.5 लाख रुपए, जो कि किस नाम से कहलाया जाएगा, टू बैंक अकाउंट हमने परचेज करी है बैलेंसिंग फिगर के रूप में। अच्छा, ये वाला और एक चीज समझ लीजिए, अगर हमें बाय चांस गेन होता, जैसा अभी हमने पिछले केस में बताया कि भाई अगर हमें बाय चांस गेन होता तो वो किस तरफ आता, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से, गेन के नाम से इस तरफ आता डेबिट साइड पे, क्योंकि हमें लॉस हुआ था तो वो लॉस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे। सिंपल है, यस। तो ये दो केसेस आपके पास, इन दोनों में से कोई भी एक केस किसी भी क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है, तो ये जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 31 पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए सरप्लस दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रेड पेबल्स करंट एसेट्स, पीपी। पीपी के अंदर में ये दो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब देखो उसके नीचे एडजस्टमेंट है, अब मशीन हैविंग बुक वैल्यू, अब मशीन है तो मशीन के लिए एक मशीनरी अकाउंट बनेगा, और मशीन की वैल्यू हमें ओपनिंग में पीपीई के नाम से ही दे रखी है बेटा, यही है मेरी मशीन की वैल्यू। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा लगता है कि मशीन की तो वैल्यू ही नहीं दे रखी ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमने ये सीखा था, अगर कभी भी टैक्स के ऊपर कभी कोई एडजस्टमेंट आ जाए तो उसके ऊपर हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो इसके ऊपर भी क्या बनेगा, एक अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। वहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इसके लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे बेटा मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, ये दोनों, ठीक है ना, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अलग। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस। देखो बेटा ओपनिंग बैलेंस मतलब ये वाला, क्लोजिंग बैलेंस मतलब ये वाला, ठीक है। तो 21,000, 21,02,500 और 2,330,000। अब इसके बाद क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, बाय बैलेंस सी डी या बी डी, बी डी आएगा बेटा 10,62,500। उसके बाद 11 लाख रुपीज। फिर अब क्वेश्चन देखिए, अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1,00,000, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 1,62,500। इसका मतलब क्या है, अभी आप सोचोगे भाई इतने की तो मशीन है, इसके ऊपर इससे भी ज़्यादा का डेप्रिसिएशन लग, नहीं, इसका मतलब ये है बेटा कि ये अब आज की तारीख में डेप्रिसिएशन लगने के बाद इतने की बची है, ठीक है। इसके ऊपर इतना अभी तक डेप्रिसिएशन लगा होगा, पहले पहले एक्स कीमत रही होगी, उसमें से इतना डेप्रिसिएशन लगा है 62,500, तब जाके आज की तारीख में इसकी कीमत कितनी है, 1,00,000, ठीक है। तो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000। अब हमने इस 1,00,000 की मशीन को 20,000 के नुकसान में बेचा, यानी कितने में बेचा, हमने इसको, इसका मतलब 80,000 में बेचा होगा, सही है, यस। तो अब ये सब चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे अपने अकाउंट में। तो हमने सीखा था कि अगर हमने जो मशीन बेची है उस मशीन के ऊपर आज तक का जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही करेंगे हम, टू मशीनरी अकाउंट 1,62,500, और इसी को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफ़र किस नाम से आएगा, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। अब हमने उसको बेचा, अब मशीन बेची, कितने में बेची बेटा, 80,000 में बेची, 80,000 में बेची, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सेल 80,000 रुपीज़। और हमें लॉस हुआ, तो लॉस हुआ है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 20,000 रुपये, ठीक है, यस। अब इस तरफ का टोटल करेंगे ऐसे, ये भी अकाउंट में और कुछ नहीं आना, तो इस अकाउंट को भी एज इट इज क्लोज कर देंगे। तो इधर का टोटल कर लेते हैं सबसे पहले 12,62,500, सेम टोटल यहाँ पर आ जाएगा 12,62,500। यहाँ पर बैलेंस बचेगा बेटा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर, इसका अमाउंट ये आएगा 2,00,000 रुपए, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन ना, इसको हम ऑपरेटिंग में कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग निकालते समय जब करेंगे तो उस टाइम पे इसको कंसीडर करेंगे ये वाले डेप्रिसिएशन को, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इस तरफ का टोटल करें, इस तरफ का टोटल करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट में से हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा परचेज। तो सर इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है, इस तरफ का टोटल आ रहा है 25,92,500, और इस तरफ का टोटल आ रहा है 25,92,500। इसमें से ये माइनस कर लेंगे, माइनस करके हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 467,500, ठीक है, यस सर। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट हमारा परचेज की, हमने इतने की इतने वैल्यू की मशीन जो है परचेज करी है पूरे साल भर में। अब हम बात कर लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की, जो कि अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में बनाया नहीं है, पहली बार हम बना रहे हैं, तो समझिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 75 और क्लोजिंग भी 75 ही है,
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से, प्रोविजन क्या होता है हमारे लिए, किसी कोई भी प्रोविजन हो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस भी किस तरफ आएगा फिर, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा सर। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा सर, बाय बैलेंस BD 75,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस CD 75,000। समझ आ रही बात, यस। अब इसके बाद समझिएगा ज़रा ध्यान से एक चीज़, हमने टैक्स पे करा। एक बात बताओ, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, मैंने अभी अभी ने बात करी, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, बात करी। अब इस लाइबिलिटी को अगर हमने पे कर दिया बेटा, तो लाइबिलिटी पे हो रही है यानी लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होगी तो उसको किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो टैक्स पे करा, ये जो टैक्स पे करा, इसको डेबिट करना चाहिए हमें, यस। तो डेबिट करेंगे सर। और पेमेंट कैसे होती है, अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो हमने ऐसी पेमेंट करोगे ना, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं तो बेटा पेमेंट कैसे करी, बैंक से करी, तो बैंक के नाम से ही आएगा और डेबिट साइड पे आएगा। तो टू बैंक अकाउंट, टैक्स पेड 75,000 रुपये। अब बैलेंस बचेगा यहाँ पर बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा बेटा 75,000, क्योंकि बाकी तीनों अमाउंट 75 ही है। और ये किस नाम से आएगा ये समझिए, स्टेटमेंट ऑफ PNL। अब ये स्टेटमेंट ऑफ PNL क्या बता रहा है कि इतने का टैक्स का प्रोविजन हमने पूरे साल भर में बनाया होगा, ऐसा। ठीक है। तो इधर का वैसे टोटल कितना आ रहा है, 1.5 लाख। ये भी टोटल कितना आ रहा है, 1.5 लाख। मैं इसका इम्पैक्ट बताता हूँ कि इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा, इन दोनों अमाउंट्स का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगा। देखिए, जब अकाउंट बनता है तो पुराने वाली वैल्यू और नए वाले वैल्यू का तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बात आती है इस वाली पे। तो ये वाला जो अमाउंट है इसका क्या करोगे आप लोग, इसका आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस कर दोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस कर दोगे। वहां पे करते थे ना टैक्स पेड माइनस करते थे, तो ये वाला टैक्स पेड माइनस होगा। इसका क्या होगा सर, इस वाले का, इस वाले को सर आप NPBTE निकालते समय, NPBTE निकालते समय आप इसको कैलकुलेट करोगे। वैसे हम कौन सा लेते थे, प्रोविजन फॉर टैक्स लेते थे, करंट ईयर वाला, ठीक है ना। लेकिन अब करंट ईयर वाला नहीं लिया जाएगा, अब ये लिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला। ठीक है, यस सर। अब समझते हैं, अब हमें NPBTE निकालना है क्वेश्चन में, तो NPBTE निकालते हैं, चलिए। सबसे पहले हम लेंगे सरप्लस। सरप्लस में क्या लेते हैं बेटा, डिफरेंस लेते हैं सर। तो सरप्लस का डिफरेंस लेना है। यहाँ पहले पिछले साल जो था, पिछले साल जो था 2.5 लाख, अब कितना हो गया, 10 लाख, 7.5 लाख का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,50,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना आता है अमाउंट, वैसे तो करंट ईयर वाला आता है सर, लेकिन इस बार करंट ईयर नहीं लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला अमाउंट भी 75 ही है वैसे तो, लेकिन अमाउंट अगर बाय चांस डिफरेंस होता तो वो, ठीक, यस। तो अब यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल करके अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 8,25,000 रुपये। ठीक, दिस इज आर NPBTE। अब शुरुआत करते हैं कैश फ्लो बनाने की। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, NPBTE लेते हैं, यस सर। NPBTE आ जाएगा 8,75,000, 8,25,000। इसमें ऐड करते हैं सर, ऐड क्या क्या होता है, एक तो सर ऐड होता है डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन। अब जरा आ जाओ फटाफट से डेप्रीशिएशन अकाउंट में। डेप्रीशिएशन अकाउंट में एक तो ये अमाउंट है, एक ये अमाउंट है। ये वाला अमाउंट तो वो है जो मशीन हमने बेची उसके ऊपर का आज तक का डेप्रीशिएशन। ये अमाउंट वो है जो हमने साल भर में अपनी मशीन के ऊपर लगाया होगा। तो ये वाला डेप्रीशिएशन हम एक्चुअली में कंसिडर करेंगे। तो 2 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर, यस। और कुछ चीज़ आ सकती है क्या, और कुछ भी नहीं है, गुडविल एमोटाइज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं है। बस एक चीज़ और है, ये हमें लॉस हुआ था, ये वाला लॉस आ जाएगा।
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है, तो वो लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, दिस वॉज 20,000। तो यहाँ पर का टोटल कर लेंगे, टोटल करके अमाउंट आ जाएगा 10,45,000 रुपये, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करेंगे सर, अब वो डायल यूज करते हैं, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऐड, उसका उल्टा हमेशा माइनस, ठीक है। अब जरा देखिए ऐसा कुछ है भी क्वेश्चन में, हाँ सर ये करंट एसेट्स दे रखी हैं, ये करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स के नाम से दे रखी है, तो ट्रेड पेबल्स के साथ देखो क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो ट्रेड पेबल्स के साथ देखिए क्या हो रहा है, ट्रेड पेबल्स पिछले साल 1 लाख, अगले साल 3,75,000, तो 2,75,000 से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज आ रहा है, और ये भी इंक्रीज आ रहा है इनमें भी, ठीक है, तो दोनों में इंक्रीज आ रहा है बेटा। इसको लिख लेते हैं एक बारी, फिर अमाउंट्स के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, और दूसरा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज आ रहा था 2,75,000 रुपये से, और इनमें एसेट्स में कितना इंक्रीज आ रहा है बेटा, 1,50,000 से, 1,50,000 से। एसेट में इंक्रीज होगा तो माइनस करते हैं, उसमें इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, वो ठीक है, ठीक है। अब इसका सम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा बेटा 11,70,000 अमाउंट आ रहा है हमारे पास। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से भी एक काम किया करते थे, क्या करते थे सर, वो लेस करते थे टैक्स पेड। टैक्स पेड हमें है ही दे रखा, नेट वाला आता है वैसे तो, रिफंड अगर होता तो रिफंड को कंसिडर करा जाता, लेकिन क्योंकि रिफंड नहीं है तो उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। अब रिफंड यहाँ पर टैक्स पेड कितना है, 75,000, तो इसको माइनस कर लेंगे, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा दैट विल बी आर एक्चुअल आंसर। वो कितना आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 10,95,000 रुपीज़, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फाइनली हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट्स इट। अब इसके बाद हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ एक तरीके से बेटा, है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने सीखा है सर नॉन करंट एसेट्स के बारे में, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। नॉन करंट एसेट के नाम पे तो बस एक यही है मशीन, तो इसमें जो जो हुआ है वही आएगा बस, ठीक है ना। तो अकाउंट बनाया था हमने, अकाउंट से देख लेते हैं। एक तो ये परचेज वाला वैल्यू आ जाएगा, एक ये सेल वाला वैल्यू आ जाएगा, दैट्स इट, इतना ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले परचेज के बारे में बात कर लेते हैं। पेमेंट, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, और अगले वाले को प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। तो पेमेंट का अमाउंट है बेटा 4,67,500, क्योंकि पेमेंट है तो नेगेटिव आया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, तो ये 80,000 पॉजिटिव में आएगा क्योंकि पैसा आया होगा अपने पास, इनफ्लो हुआ होगा। अब इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करके आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ रहा है 3,87,500, और ये नेगेटिव का आ रहा है। अब क्योंकि नेगेटिव का आ रहा है तो इसको क्या बोला बोला जाएगा बेटा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है सर, दैट्स इट। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। अब सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर हम देख रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में चीज़ें क्या क्या आती हैं वो आप लोगों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंस का मतलब क्या है, पैसे की दुनिया, है ना। अब पैसे पैसे कहाँ से आते हैं भैया, एक शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो एक शेयर होल्डर्स फंड से, और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़,
ठीक है। अब शेयर होल्डर्स फंड से किस रूप में आते हैं हमारे पास? शेयर कैपिटल के रूप में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो काम होता है वो ऑपरेटिंग में हो जाता है, तो वो यहाँ पर नहीं आता। तो बेसिकली शेयर्स से रिलेटेड जितना भी पोर्शन होगा या फिर जितनी भी बातें होंगी वो फाइनेंसिंग में की जाएंगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे यहाँ पे डिबेंचर्स आते हैं, हमने कोई बैंक से लोन ले लिया बेटा, लोन, ठीक है ना, वो बैंक का लोन आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। समझ आ रही है बात? यस सर। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई, शेयर होल्डर्स फंड आ गए। अब बात करते हैं, समझिए ध्यान से, कि भाई शेयर्स हमने अगर इशू करे, शेयर्स इशू करे या डिबेंचर्स इशू करे और उनको इशू करके हमारे पास पैसा आया, तो पैसा आया तो क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। इसको लिख देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन द सेंस व्हाट, कि जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी अगर हमने कोई उधारी ले ली कहीं से भी, तो वहाँ से हमारे पास पैसा तो आया ना, उधारी ले ली वो एक अलग बात है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? कैश का फ्लो। अब कैश का फ्लो कैसा हो रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड या फिर प्रपोज डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड। अब शेयर्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है बेटा? डिविडेंड पे करना पड़ता है। अब डिविडेंड अगर हम पे करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है। इस वजह से हम यहाँ पर उसको कंसिडर करते हैं। अब क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे। अब अगर हमने कोई लोन ले रखा है या डिबेंचर्स हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब वो जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा बेटा? माइनस होगा। अब हमने कोई लोन ले रखा था, जैसे ये लोन लिया था, यहाँ पे बोरिंग्स करी थी, अब उसको रीपे कर दिया। अब रीपे करा तो इसका अगेन क्या हुआ? आउटफ्लो। अब आउटफ्लो हुआ तो इसको क्या करेंगे बेटा? माइनस। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, कि कई बार क्या होता है, डिबेंचर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम करना होता है। रिडीम करने का मतलब क्या होता है? कि उनसे हमने पैसा लिया था, अब उनको हम पैसा पूरा का पूरा वापस कर रहे हैं। तो वो जो पैसा वापस कर रहे हैं, जितना भी पैसा वापस कर रहे हैं, वो रिडम्पशन होता है, और वो पैसा यहाँ पर आता है माइनस में। और एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी बहुत खास बात, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वो यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर डिक्रीज है बेटा, डिक्रीज, तो वो पूरे कैश फ्लो में ही कहीं नहीं आता। ये चीज़ का बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि अगर इंक्रीज है तो वो यहाँ आएगा और इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं लिखा, इसको ऐड करते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐड करते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर डिक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है तो वो कहीं भी नहीं आएगा पूरे कैश फ्लो में, क्योंकि उसकी वजह से हमारे कैश फ्लो पे कोई असर पड़ता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी हुई भी है, यहाँ पे आप देख लीजिए। देर इज if there is decrease in securities premium reserve, then it doesn't result any inflow or outflow of cash, therefore it will not be recorded in the cash flow statement। ठीक है? यस। तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। इक्विटी शेयर्स का, इक्विटी शेयर कैपिटल है, पिछले साल 9 लाख थे, इस साल 10 लाख हो गए। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, पिछले साल 2.5 लाख, इस साल 2,60,000। 12% डिवेंचर्स हमें दे रखे हैं, फिर 1.5 लाख के थे और अब कितने के हो गए? 1 लाख के। अब ये कम हो रहे हैं, कम हो रहे थे, रिडम्पशन के बारे में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट हमने पे करा है 18,000 रुपये का, वो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को फटाफट से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर के साथ क्या हो रहा है। इक्विटी शेयर 9 लाख के थे, 1 लाख के, 1 लाख से बढ़ गए, बढ़ गए तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख रुपये। देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो बेटा, हमने अभी बात करी सिक्योरिटीज प्रीमियम में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसको लिखा जाएगा इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। अगला देखिए, अगले में लिखा है 12% डिवेंचर, और वो कम हो गए बेटा, कम हो गए मतलब रिडीम हुए होंगे, रिडीम हुए होंगे तो इसको लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर। अब एक बात समझिए, क्योंकि हमने रिडम्पशन करा है, रिडम्पशन का मतलब क्या है? कि हमने पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, इंटरेस्ट हमने पे करा है, इंटरेस्ट पे करा है तो बेटा ये भी आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर।
और क्योंकि हमने पेमेंट करी है तो इसको माइनस करेंगे, और जो नेट अमाउंट आएगा दैट विल बी आर आंसर। और वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा फाइनली 42,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 34 शुरू कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है बेटा, 10 लाख रुपए पिछले साल था, और इस साल कितना हो गया, वो 12 लाख हो गया, यानी 2 लाख से इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम प्राइमा फेसी अगर हम देखें और बोलें कि भाई 2 लाख रुपए के हमने शेयर्स इशू करे होंगे और हमें पैसा आया होगा, तो इसको हम लिखेंगे प्रोसीड्स। लेकिन ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। अब वो क्यों नहीं है उसके बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स 1 लाख है, यहाँ पे 2 लाख, तो 1 लाख से बढ़े। ठीक है, फिर हमें इंटरेस्ट पे करना है 19,000 रुपये डिवेंचर्स के ऊपर, डिविडेंड पे करना है 50,000 रुपये। ठीक है, देन अब ये थर्ड वाला पॉइंट जो स्पेसिफिकली इस ये क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा ज़रा ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर जैल्को लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब इसका मतलब हुआ कि जो कंपनी है जेलको लिमिटेड, ये जो हम बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, कैश फ्लो जेलको लिमिटेड का ही बना रहे हैं। अब जेलको लिमिटेड ने बोनस शेयर्स इशू करे हैं, और किस रेशियो में, 5:1 के रेशियो में। सर सबसे पहले बोनस शेयर्स का मतलब तो समझाओ, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है बेटा। बोनस शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर्स तो इशू करे, शेयर्स इशू करे, पर वो कैसे करे, वो फ्री के लिए करे, फ्री, फॉर फ्री। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी ने शेयर्स ऐसे ही बांटे हैं फ्री में, तो इसका मतलब उनको पैसा तो नहीं आया होगा, देर विल बी नो इनफ्लो ऑफ कैश, नो इनफ्लो। ठीक है ना। अब क्योंकि इनफ्लो नहीं हुआ कैश का, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये जो पैसा, ये जो शेयर्स में इंक्रीमेंट हुआ है 2 लाख का, ये इस बोनस शेयर की वजह से हुआ है। ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि 2 लाख का पूरा उसी की वजह से हुआ है, तो देखो एक चीज समझो, 5:1 बोला गया है। 5:1 बोलने का मतलब क्या है बेटा, कि जिनके पास 5 शेयर थे, उनको हम 1 शेयर फ्री में दे रहे हैं। तो पहले लोगों के पास 10 लाख के शेयर थे, तो 10 लाख के बदले हमने 1/5 के हिसाब से 2 लाख रुपए के शेयर्स फ्री में बांटे। और यहाँ पर इंक्रीमेंट भी कितने से हो रहा है बेटा, 2 लाख से हो रहा है। इसका मतलब ये जो 2 लाख है, ये वाले जो 2 लाख हमने बांटे हैं, ये फ्री में बांटे हैं। इनके बदले एक्चुअली में हमारे पास पैसा नहीं आया होगा, हमारी कैपिटल तो बढ़ गई लेकिन पैसा नहीं आया होगा, नो इनफ्लो ऑफ कैश। अब क्योंकि इनफ्लो नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। समझ आई बात, यस सर। बाकी सब चीज़ों को एज इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे, जैसे डिबेंचर्स हमने इशू करे, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख हो गए, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इन सब चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, फटाफट से मैं रिकॉर्ड करके आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट्स क्या क्या आएंगे, सबसे पहले डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स हमने 1 लाख के इशू करे थे, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से ही आ जाएगा। कितना आएगा अमाउंट, 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमने इशू करे, 1 लाख आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे करा बेटा 19,000 रुपये का, तो ये 19,000 का हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। हमने डिविडेंड पे करा है, अब ये पे करा था तो ये माइनस होगा, ये भी पे कर रहे हैं डिविडेंड, तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, और अंत में हमें आंसर मिलेगा, और क्योंकि वो आंसर पॉजिटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था हमारा छोटा सा, दैट्स इट। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 50 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, जहाँ पे हम तीनों एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकालने वाले हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और बेसिकली पूरा का पूरा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स भी ऐसी हैं जो जनरली आपको देखने को मिलेंगी अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट दे रखी है एक। बैलेंस शीट में आपको 2023-22 2 ईयर्स के, जैसे कि हमें पता है बैलेंसेस होते हैं, वो दे रखे हैं। शेयर होल्डर्स फंड है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। ठीक, देन उसके बाद शेयर कैपिटल हमें दे रखे हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर में, फिर रिजर्व एंड सरप्लस हमें दे रखा है,
एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर कुछ नहीं होता तो प्रोविजन फॉर टैक्स को ही ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट होती है नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन में, तो वो एडजस्टमेंट की वजह से हमें अकाउंट बनाना पड़ता है प्रोविजन फॉर टैक्स का। और जैसा कि आप देखें अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें इनकम टैक्स पेड दे रखा है, तो इसका मतलब हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है, अकाउंट बनेगा इसका, यस। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे सरप्लस दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें एनपीबीटीई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और भी एडजस्टमेंट्स हमें नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन में दे रखे हैं। सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड 2023-22, ये 2 ईयर्स का हमारे पास प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, 60,000 है और 50,000 है। जैसा कि हमें पता है बेटा कौन से वाला प्रपोज डिविडेंड लेते हैं हम, प्रपोज डिविडेंड लेते हैं हमेशा प्रीवियस ईयर का, तो हम यहाँ पर कौन से वाला लेंगे, 50,000, करेक्ट है, यस सर। इंटरिम डिविडेंड हमें दे रखा है 20,000 का, यस यस। अब एक चीज़ समझिएगा, मशीन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो मशीन के ऊपर अगर एडजस्टमेंट है तो मशीन का अकाउंट बनेगा, यस मशीन का एक अकाउंट बनेगा हमारे पास। और समझिए कि भैया 50,000 रुपये की एक मशीन थी, उसके ऊपर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 30,000, और उसको हमने फिर कितने में बेच दिया बेटा, 10,000 में बेच दिया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक 50,000 रुपये की मशीन थी, उसमें से 30,000 रुपये तो क्या हो गया, 30,000 रुपये उसके ऊपर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन लगा, 20,000 की वो बची, और उसको फिर हमने कितने में बेच दिया, 10,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अपने को क्या हुआ, 10,000 रुपये का लॉस हुआ, यस यस सर। तो वो 10,000 रुपये का लॉस हुआ है हमें। अब इसको हम अकाउंट में एक्चुअली में ढंग से ट्रीट करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे होगा वो सब हम देखेंगे। खैर, इस सब से आगे बढ़ते हैं। एक हमें चीज़ दे रखी है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। अब दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, आपको कहाँ लगता है कि भाई आपको लगता है कौन से वाला डेप्रिसिएशन हम अकाउंट में एक्चुअली में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये वाला लेंगे 30,000 या 20,000। बेटा मैंने 100 टाइम्स बताया है कि भाई हम कौन से वाला लेते हैं, हमेशा ड्यूरिंग द ईयर वाला लेते हैं। कौन से वाला लेते हैं, ड्यूरिंग द ईयर। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, इसका मतलब क्या है कि जो मशीन हमारे पास इन टोटलिटी में हमारे पास है, उसके ऊपर इस साल में करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा, 20,000, वो वाला अमाउंट आता है अकाउंट में, ठीक है ना। ये जो 30,000 है ये इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर है जो हमने बेची है इस साल, ठीक है ना। उसके ऊपर आज तक का टोटल डिप्रेशन ये दे रखा है 30,000। इस 30,000 को बस कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हमें देखना होता है, कंसिडर करना होता है। अदरवाइज जो अकाउंट में डिप्रेशन के नाम से अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 20,000, करेक्ट है बात, यस। अब सबसे पहले एनपीबीटी निकालने के लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट चाहिएगा, और प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा, अकाउंट से मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर था बेटा 40,000, यहाँ पर है 50,000 रुपीज़, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है इनकम टैक्स पेड 35,000। तो ये जो 35,000 का इनकम टैक्स पेड है ये कहाँ पे आएगा, टू बैंक के नाम से यहाँ पे 35,000 टैक्स पेड, ठीक। इस तरफ का टोटल करेंगे, यही टोटल यहाँ आएगा क्रेडिट साइड पे, और फिर हमें बैलेंस बचेगा। इस बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, याद है किसी को, बेटा इसको हम लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट, यस सर। ये वाला अमाउंट एक्चुअल वो अमाउंट होता है बेटा जिसको हम एनपीबीटीई की कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं, ठीक है, यस। ये वाला अमाउंट क्या होगा सर, इस वाले अमाउंट को हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करते हैं, क्या करते हैं बेटा, माइनस, ठीक है। सर इन दोनों बैलेंसेस का कुछ नहीं होगा, नहीं, जब अकाउंट बनाया है तो इन दोनों अमाउंट्स का कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को हम इग्नोर कर देते हैं उस टाइम पे, ठीक, यस सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एनपीबीटीई की कैलकुलेशन। एनपीबीटी की कैलकुलेशन याद है क्या क्या चीज़ें आती थी, एक बार ज़रा फटाफट से क्विक रिवीजन मार लेते हैं। टिप आता था, टिप, है ना। टिप में क्या था, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, करेक्ट, यस सर। तो सबसे पहले सरप्लस लेते हैं, सरप्लस में डिफरेंस, सरप्लस का डिफरेंस कितना आएगा, देखो सरप्लस हमें दे रखा है ये रहा बेटा, 30,000 था उस और 48,000, तो डिफरेंस कितना हो गया, 18,000 का, तो वो 18,000 आ जाएगा यहाँ पर। फिर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्रपोज डिविडेंड कितना था, प्रपोज डिविडेंड था बेटा 50,000 रुपीज़, ठीक है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 50,000 रुपीज़। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने वर्किंग नोट अभी बनाया उसमें से निकला, वो कितना आया, 45,000 रुपीज़ का। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमेशा करंट ईयर का लिया जाता है, एक ही दिया होता है वही लेते हैं। अब इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है, तो वही आ जाएगा 20,000। ट्रांसफर टू रिजर्व, तो देखो जनरल रिजर्व में हमें
यहाँ पे दे रखा है 40,000 से 70 हो गया। तो 30,000 आया, और इन सब का हम सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1,63,000। दिस इज आर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। ठीक है। आई होप आपको ये वर्किंग नोट समझ आ गए होंगे, दो हमने अभी तक बना लिए। अब इसके बाद हम एक मशीनरी अकाउंट और बना लेते हैं हद क्या, ताकि हमारा वर्किंग नोट का जो उसका चैप्टर है वो क्लोज हो जाए। ठीक है ना। तो मशीनरी अकाउंट सबसे पहले कुछ इस तरीके का दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो सर ओपनिंग और क्लोजिंग है कितने कितने, फटाफट से देख लेते हैं। एक तो चीज़ यहाँ पे है, मशीन की कॉस्ट वगैरह दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, लेकिन कॉस्ट है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ है? तो वो सर ओपनिंग बैलेंस कहाँ है, हमें तो कहीं पर भी दिख नहीं रही बैलेंस, मशीन तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। बेटा ये देखो, नॉन करंट एसेट है, इसके अंदर में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, मशीनरी क्या होती है, एक फिक्स एसेट होती है, वो एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के अंदर में आती है। ठीक है ना। और क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं है तो हम इसी को क्या मानेंगे, हमने हमारे मशीन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है। तो 2,80,000 और 3,70,000, इन्हीं बैलेंसेस को मशीन लेकर चलेंगे, कंसिडर करेंगे। तो 280 और 370, 2,80,000 और 3,70,000 यहाँ पर हमारे बैलेंसेस आ गए। देन हमने पूरे साल में डेप्रीसिएशन लगाया, वो डेप्रीसिएशन आ जाएगा। डेप्रीशिएशन कितना लगाया, अभी हमने उसके बारे में चर्चा करी। डेप्रीशिएशन आएगा 20,000 रुपीज़, ना कि 30,000, क्योंकि वो 30,000 किसके ऊपर था, जो मशीन हमने बेची है उसके ऊपर का आज तक का टोटल डेप्रीशिएशन। करेक्ट है। यस सर। तो सबसे पहले अब बैंक, क्योंकि हमने मशीन बेची तो बाय बैंक। ठीक है। सेल कितने में बेची बच्चे, बच्चा बेची हमने 10,000 रुपये में, हमें लॉस हुआ। सर हमें लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ बच्चे, ये हुआ है 10,000 रुपये का। किस नाम से आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। ये लॉस हुआ 10,000 रुपीज़ का, ये भी इधर आ गया। करेक्ट। यस। अब इसके बाद इस तरफ का टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे सर। क्रेडिट साइड का टोटल वुड बी 4,10,000, सेम वुड बी 4,10,000 यहाँ पर आ जाएगा। और 4,10,000 में से 280 माइनस करेंगे, वी वुड गेट द परचेज अमाउंट, कि हमने कितने पूरे साल भर में कितना परचेज करा होगा। ठीक है। तो वो आ रहा है बेटा 1,30,000 रुपीज़ का। ठीक। तो इसको किस नाम से लिखते हैं, याद है किसी को, उसको नाम लिखते हैं बेटा टू बैंक अकाउंट परचेज। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, 1,30,000 कैसे आया हमारे पास। ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक। यस। तो ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट भी कंप्लीट। करेक्ट है। यस। अब इसके बाद फटाफट से शुरू करते हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक तो हमने वर्किंग नोट्स बना लिए सारे। वर्किंग नोट्स बनाने के बाद अब हमारा रियल काम शुरू हो रहा है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम में, गलती से भी ये भूलना मत। सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ सोनल लिमिटेड, ये आपको लिखना है। और कैश फ्लो, और ये कैश फ्लो कौन से ईयर के लिए बन रहा है, ये कैश फ्लो यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। 2023 के लिए बन रहा है तो लिखना है। करेक्ट। यस। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओ सॉरी, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, दिस इज 1,63,000। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1,63,000। देन इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते थे, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते थे और कुछ चीज़ें लेस करते थे। ऐड करने वाले आइटम्स क्या क्या होते थे बेटा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस करने वाले नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हमने ध्यान दिया हो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स तो है ही नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे व्हाट, एक तो बेटा सबसे बड़ा डेप्रिसिएशन, जो आपको याद हो ही गया होगा, अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस करते आए हैं हम। डेप्रिसिएशन, उसके अलावा लॉस ऑन सेल हुआ, सेल ऑफ मशीनरी, हमने मशीन बेची तो उसके ऊपर हमें लॉस हुआ। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन कितना था, 20,000 रुपीज़। लॉस कितने का हुआ बेटे, लॉस हुआ 10,000 रुपये का। ठीक। यस। क्या एक और कोई और भी चीज़ है सर, हाँ एक चीज़ और है, एक चीज़ और है। देखो, इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है। अब इस इनटेंजिबल एसेट के साथ देखिए क्या हुआ है, 1,15,000 की ये थी और अब वो कितने की रह गई, 90 की रह गई बेटा। तो यानी कि कितने से चेंज आया, 25,000 से चेंज आया है ना। और वो चेंज कैसा है, नेगेटिव, मतलब पिछले साल ज़्यादा वैल्यू थी, इस साल कम हो गई, कम हुई है, तो इसका मतलब वो क्या हुई है बेटा, एमोर्टाइज हुई है। क्या हुई है, एमोर्टाइज। ठीक है ना। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे गुडविल एमोर्टाइज्ड के नाम से। इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके क्या आ रहा है हमारे पास, इसके बाद आ रहा है हमारा
2,18,000 रुपीज़। और इस 2,18,000 रुपीज़ को हम क्या बोलेंगे, कुछ याद है किसी को? इसको बोलते थे बेटा, इसको बोलते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा, इसके बाद हम देखते हैं डायल, मतलब हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में जो चेंजेस आते हैं उनको हमें कंसिडर करना होता है इसके बाद। तो सबसे पहले वहाँ पर चलते हैं हम अपनी करंट एसेट्स के पास और फिर करंट लाइबिलिटीज़ में देख लेंगे। तो डायल आपको याद रहना चाहिए इसके लिए, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है ना। इसको अगर ये होता है तो क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक। यस। अच्छा, एक और चीज़ थी छोटी सी जो मैं आपको अभी बता दूं, ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो समझिए, देखिए करंट एसेट्स में ये चार जैसे हम यहाँ पर दे रखे हैं, इन चार में देखिए हमें करंट इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करना होता इस वक्त, ठीक है, और ना ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कंसिडर करना होता है। क्यों सर, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि उसको लास्ट में कंसिडर करते हैं बेटा, ठीक। उसके बाद इन्वेंट्रीज हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। अब इन्वेंट्रीज में देखिए, पिछले साल 1 लाख की थी, इस साल कितने की हो गई, 182 की, और यहाँ पे 157 की थी, अब यहाँ पे कितनी की हो गई, 157, मतलब कोई चेंज नहीं है। तो ट्रेड रिसीवेबल से तो कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। दैट मीन्स हमारा एक ही चीज़ आएगा यहाँ से, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज के नाम से। तो फटाफट से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। तो ये अमाउंट आया बेटा 82,000 रुपीज़ का। फिर इस वाले अमाउंट को हम करेंगे क्या, देखो एसेट में इंक्रीज आ रहा है, एसेट में इंक्रीज आने का मतलब है कि इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस। अच्छा, अब करंट लाइबिलिटीज़ को देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए क्या क्या है हमारे पास। करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए, एक तो हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए तो ये नोट नंबर है, इससे हमें क्या पता चला था कि भाई ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, तो इसको भी कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे। बचा क्या, ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स में देखिए पिछले साल 88 के थे, अब वो कितने के हो गए, 122 के हो गए। दैट मीन्स इनमें भी क्या आया, इंक्रीज आया, ठीक। तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स के नाम से, ठीक। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ है तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको ऐड ही करते हैं, करेक्ट है। यस। अब इसको ऐड करेंगे, तो ये ऐड लेस करने के बाद हमारे पास जो नेट अमाउंट आएगा दैट वुड बी 1,70,000 रुपीज़, ठीक है। यस सर। और इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बच्चे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें करना होता है हमारे यहाँ पर टैक्स पेड, नेट टैक्स पेड को माइनस करना होता है। अब नेट टैक्स पेड जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में वैसे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे हमें दे रखा था, ये रहा, ठीक है ना। और वैसे भी हमने अकाउंट बनाया तो वहाँ पर से भी हमें उसको अमाउंट को कंसिडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कहीं से भी ले लो, अमाउंट तो सेम ही है, वही लिखा था हमने वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स पेड, कितना करा था हमने टैक्स पेड, 35,000 रुपीज़, ठीक है। ये यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम बाहर लिखेंगे और वही हमारा क्या बन जाएगा, नेट आंसर 1,35,000, और यही यहाँ पर आ जाएगा 1,35,000 रुपीज़। तो इसको हम क्या बोलेंगे फाइनली, हमारा आंसर दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन सर। अब इसके बाद हम क्या करने वाले बच्चे, इसके बाद हम बनाएंगे, निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर आपको याद हो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारी क्या आती हैं, सारी की सारी एनसीए। सारी एनसीए क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास दो चीज़ें थी बच्चे, अगर आप देखें ध्यान से, तो नॉन करंट एसेट्स के नाम पे हमारे पास दो चीज़ें थी, एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक गुडविल। तो गुडविल तो कम हुई है, तो गुडविल का तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं रोल, ठीक है। बात आती है इसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसके लिए तो हमने मशीनरी का अकाउंट ही बनाया था, मशीनरी अकाउंट के नाम से, है ना। तो उस अकाउंट पे चलते हैं। अब ज़रा ये बातें ध्यान से सुनिएगा। अकाउंट में देखिए, ये सेल करी तो पैसा आया होगा, तो ये वाला वैल्यू आएगा एक तो, और ये परचेज करा है बेटा, तो ये वाला वैल्यू आएगा। ये दो वैल्यूज़ है, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें आएंगी हमारे पास, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे फटाफट से। एक तो आएगा पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ये था हमारे पास 1,30,000। और दूसरा जो अमाउंट आएगा वो कैसा रहेगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़। अच्छा, क्योंकि जो पेमेंट करी है तो पेमेंट वाला जो अमाउंट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, करेक्ट है। तो अब अल्टीमेटली फाइनल अमाउंट वुड बी व्हाट, 1,20,000 रुपीज़ नेगेटिव में, ये भी यहाँ पर आएगा नेगेटिव में। और
क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इसको एक और नाम से लिख सकते हैं, पता है, इसको हम लिख सकते हैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसा भी लिखा जा सकता है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बाई चांस आपको किसी बुक में आपको आउटफ्लो लिखा हुआ मिले तो ये मत सोचिएगा कि वो गलत लिखा है या कुछ और, वो भी सही है, यूज्ड इन लिखा हो तो वो भी सही है। ठीक है, यस। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में क्या क्या चीज़ें आती थी, अगर आपको मैं याद दिलाऊँ तो छोटा सा, सारी की सारी हमारी जो शेयर कैपिटल होती है उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं वो, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो, ठीक है, वो बच्चे इधर आती हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, चलो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सबसे पहले शेयर कैपिटल के ऊपर चलते हैं अपना, ज़रा देखिए। शेयर कैपिटल में नोट नंबर दे रखा है तो नोट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर सिक्योरिटीज, यहाँ पर रिजर्व सरप्लस है तो यहाँ पर आना पड़ेगा। तो चलो, सबसे पहले शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख से 5 लाख हुआ है, मतलब 1 लाख से इंक्रीज आया है तो पैसा आया होगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको ऐसे रिकॉर्ड करा जाएगा। तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। डन। अब इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आगे देखते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर वहाँ पे लिखे हुए थे, प्रेफरेंस शेयर में अगर आप देखें तो प्रेफरेंस शेयर के साथ क्या हुआ है, यहाँ पर है, पिछले साल 1.5 लाख के थे और इस साल अब कितने के हो गए, 1 लाख रुपीज़ के हो गए। दैट मीन्स 50,000 रुपये से वो रिडीम हुए, रिडीम क्या हुए बेटा, रिडीम हुए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे रिडम्शन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 50,000 रुपीज़ से ये आ जाएगा, और क्योंकि ये रिडम्शन हुआ है, पेमेंट करा होगा एक तरीके से हमने, तो ये नेगेटिव में आएगा। देन उसके आगे और क्या आ सकता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पे आते हैं एक बारी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ तो सर क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, ठीक है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज़ रह गई, रिजर्व एंड सरप्लस देखिए, ये दे रखा है हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में हमने सीखा है, हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी करी थी कि जी, अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में इंक्रीज़ आ रहा है तभी वो कैश फ्लो में रिकॉर्ड होता है, अगर डिक्रीज़ हो रहा होता है तो वो कैश फ्लो में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये 10,000 आएगा इंक्रीज इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, 10,000 रुपीज़। ठीक, यस सर। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें आएंगी क्या, हाँ सर, और भी चीज़ें आ सकती हैं, दो चीज़ें और आ सकती हैं अभी, क्या क्या, एक तो प्रपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। तो सर वो आ जाएगा दोनों चीज़ें, प्रपोज्ड डिविडेंड, तो ये दोनों अमाउंट्स कितने कितने थे बेटा, प्रपोज डिविडेंड का देखिए, प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट है 50,000 रुपीज़ और इंटरिम का है 20,000, तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि हमने ये दोनों ही वैल्यूज़ को हमने पेमेंट करा होगा एक तरीके से, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो दो दो हमारा नेट आंसर कितना आएगा, नेट आंसर आएगा बच्चे हमारा 10,000 रुपये। ठीक है ना, और 10,000 रुपये कैसे, नेगेटिव का आएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का। अब क्योंकि ये नेगेटिव का आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डन सर, यस। अब इसके बाद ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो हमें करना क्या है, हमने ये तीन चीज़ें निकाली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जो मैंने रेड में लिखी हैं। ठीक है ना, ये अलग से मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि अभी इनका काम आए। तो हमें करना क्या है, इन तीनों वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, और ऐड करके जो नेट अमाउंट आएगा उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, नेट इंक्रीज या तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर या तो डिक्रीज मतलब यहाँ तो आपने लिखा ही नहीं है, सिर्फ इंक्रीज लिखा है। तो बेटा, अगर इन तीनों वैल्यूज़ को, ये जो रेड वाली तीनों वैल्यूज़ हैं, इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करके अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज लिखते हैं, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज लिखते हैं। अब क्योंकि इसमें इंक्रीज आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो इस वजह से हमने इंक्रीज लिखा है। तो वो जो आंसर आ रहा है नेट, वो कितना आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है 5,000 रुपीज़। ठीक है, यस सर।
तो 5,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करेक्ट। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को उठाना होता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ये दो चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हमने करंट एसेट्स को कंसिडर करते समय वो दो चीज़ों को छोड़ दिया था, ठीक है ना। यस, तो अब इनका काम है यहाँ पे, इन दो चीज़ों का अब यहाँ पर काम है। यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस को हमें कंसीडर करना है। इन दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस देखिए कितने हैं, ये है 15,000 और ये है 81,000। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, 15,000 और 81,000। अगर आप इन दोनों का सम करें तो इन दोनों का सम आ रहा है बेटा 96,000। और आप इन दोनों वैल्यूज़ को अगर ऐड अप करें तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,01,000 रुपीज़, ठीक है। अब अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। और ये जो 1,01,000 रुपये आया ना बेटा, ये वाला जो अमाउंट आया 1,01,000 रुपीज़, इट शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसमें भी वही दोनों चीज़ें लेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है ना। अब जरा आ जाइए, तो ये आ गई वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे, ये रही 10,000 रुपीज़ और 91,000 रुपीज़। अगर आप देखो तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर भी कितना आ रहा है, 1,01,000 रुपये। तो क्या सर हमारा आंसर वेरीफाई कर सकते हैं हम कैश फ्लो में? तो यस, हमारा आंसर वेरीफाई कर सकते हैं हम कैश फ्लो में, और ये बहुत सही बात होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत अच्छा हो जाता है कि भाई बाद में हमें पता चल जाता है लास्ट में जाके कि हमारा आंसर सही भी लिखा है, हमने सही करा है या नहीं, ठीक है। और अगर आंसर मैच नहीं हो रहा ना हमारा क्लोजिंग से, तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती करी है, तो उसको सुधार लेंगे, ठीक है। तो 10,000 यहाँ आ जाएगा, 91,000 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों का सम एक तरीके से 1,01,000 है। दैट मीन्स हमने पूरा क्वेश्चन अभी सही करा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया है, ये वीडियो, ये वन शॉट पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।